Hi everyone, my name is Sonam Sharma and I welcome you all to Punjab Success Mantra। आज हम करेंगे अपनी क्लास का नया टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है कि जितने भी लोग हमें चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उन लोगों को कैसे लेकर आना है और कितने लोग चाहिए हमें एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन, वही हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। यही सब चीजें हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, और उन लोगों को रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, ये सब काम होता है ह्यूमन रिसोर्स में। ह्यूमन रिसोर्सेज आपको पता ही है कि ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। उन लोगों को कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करना है और कैसे उन लोगों से काम करवाना है, वो लोग, उन लोगों की ट्रेनिंग कैसे करानी है, वो सब हम चीजें देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। उन सब चीजों की प्लानिंग की जाती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के टॉपिक में। तो बेसिकली इस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के टॉपिक के चार एस्पेक्ट्स हैं, फोर एस्पेक्ट्स में हम इसको स्टडी करते हैं। चार एस्पेक्ट्स हैं जिससे हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को कैरी आउट करते हैं, एंड वो फोर एस्पेक्ट्स है। नंबर वन इज फोरकास्टिंग, कि हमें कितने लोग चाहिए उसकी फोरकास्टिंग करना। दूसरा है फॉर्मुलेशन, मतलब कितने लोगों की हमें जरूरत है और वो कैसे आएंगे, वो पॉलिसीज बनाना और पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना। तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन होता है जो भी पॉलिसीज हमने बना ली, उन पॉलिसीज को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना, लेकर आना इन एक्शन। और लास्ट होता है मॉनिटरिंग, जो पॉलिसीज हमने बनाई है और इम्प्लीमेंट की है, उन पॉलिसीज को कंट्रोल करके रखना, ये देखते रहना कि जैसा हमने सोचा था वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये चार एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। इन चारों एस्पेक्ट्स को एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं विद एन एग्जांपल ऑफ योर पोस्ट। पोस्ट मतलब कांस्टेबल और एसआई की पोस्ट के लिए। जैसे कि पंजाब पुलिस ने नोटिफिकेशन निकाली और उन्होंने पहले ये एनालाइज किया होगा नोटिफिकेशन निकालने से पहले कि उन्हें कितने लोगों की जरूरत है। मतलब उन लोगों ने फोरकास्ट किया होगा कि उनको कितने लोगों की जरूरत है। जब उन्होंने फोरकास्ट कर लिया तो उन्होंने पता लगाया कि उनको 2340 कॉन्स्टेबल्स, 2340 कॉन्स्टेबल्स और 267 एसआईज की उनको जरूरत है। उन्होंने ये चीज का पता लगाया, और जब उन्होंने ये चीज का पता लगा लिया तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि इन लोगों को कैसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आने वाले हैं। और वो पॉलिसीज जो थी, और वो जो पॉलिसीज थी वो अलग अलग पॉलिसी थी, जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसी, एप्लीकेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन पॉलिसीज जैसे कि अलग अलग टाइप की रिजर्वेशन होती हैं, फॉर वुमेन, फॉर स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी एंड फॉर अदर कैटेगरीज। एप्लीकेशन कैसे आपको करनी है, किस तरीके से आप एप्लीकेशन करोगे, वो सब चीजें होती हैं एप्लीकेशन पॉलिसी में। आपका पे स्केल क्या रहने वाला है, ये सब चीजें मैंने उठाई हैं आपकी नोटिफिकेशन से। तो अगर आप उस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वाला प्रोसेस है, ये उन्होंने उस नोटिफिकेशन के थ्रू ही हमें बताया हुआ है प्रैक्टिकली करके। तो जैसे फर्स्ट स्टेप पे हमने देखा फोरकास्ट करना, कि कितने लोगों की हमको जरूरत है वो देखना। दूसरे स्टेप पे हमने देखा था फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, कि उन लोगों को हम कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आएंगे, वो चीज की पॉलिसी बनाना। अब ये पॉलिसीज तो बना दी उन्होंने, रिजर्वेशन पॉलिसी, एप्लीकेशन पॉलिसी, पे स्केल क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी लोगों की, सिलेक्शन कैसे होगा उन लोगों का। अब जैसे सिलेक्शन के लिए इन्होंने बोला कि आपके दो टेस्ट होंगे, उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन की अलग से एलिजिबिलिटी होगी, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपको मीट करने हैं, लास्ट में आपकी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी कि जो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपने ये एप्लीकेशन फिल किए थे, क्या वो डॉक्यूमेंट्स ठीक भी हैं या नहीं है। द नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लीमेंटेशन। ये सब जो पॉलिसीज बनाई उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, उनको एक्शंस में लेकर आना। जैसे कि जब आपके टेस्ट होंगे तो वो होगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
पॉलिसी। जब आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स के चेक होंगे, वो भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी का पार्ट आएगा। एंड लास्ट आता है, जब ये पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो रही होंगी तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक पर्सन होगा जो इस पूरे प्रोसेस को हेड कर रहा होगा, ये देखने के लिए कि पूरा प्रोसेस अच्छे से कैरी ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसी चीज को हम बोलते हैं मॉनिटर करना, मॉनिटरिंग करना। मतलब जो पूरा प्रोसेस है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, वो अच्छे से कैरी आउट हो रहा है, जैसा सोचा था वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये 4 एस्पेक्ट्स थे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। फोरकास्टिंग ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, ये जो हमने अभी अभी पढ़े थे 4 स्टेप्स आपकी पंजाब पुलिस की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, यही 4 एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। नेक्स्ट आते हैं अपने फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पर। फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब है? फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका नेचर कैसा है और वो क्या क्या काम कर सकती है। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है फ्यूचर ओरिएंटेड, कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ये फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्निक है। फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्निक का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में कितने पर्सन चाहिए होंगे, कितने एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, कितनी वर्कफोर्स चाहिए होगी, उन सब की रिक्वायरमेंट हम आज देख रहे हैं, इसलिए हम इसको फोरकास्ट कहते हैं। फोरकास्ट कैसे कर रहे हैं हम? फोरकास्ट किस चीज का होता है? फ्यूचर का होता है। एंड यही रीजन है क्योंकि हम फ्यूचर के लिए ये चीज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको फोरकास्ट कहते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? फोरकास्ट है, और इसलिए ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। फ्यूचर ओरिएंटेड होने के साथ साथ ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे इन्वायरमेंट आपका चेंज होता रहेगा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते रहेंगे, बहुत सारे चेंजेस आते हैं पूरे इन्वायरमेंट में। उन चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को भी ढलना पड़ता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे उनको यूज करती है? ह्यूमन रिसोर्सेज को अपडेट करके। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक बार रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज में ना सिर्फ ये नहीं आता कि हमें नए लोगों को कैसे रिक्रूट करना है, इसमें ये भी इंक्लूड होता है कि हमें जो एग्जिस्टिंग हमारी कैपेबिलिटीज हैं, जो एग्जिस्टिंग हमारे एम्प्लॉयज हैं, उन लोगों को कैसे हम अच्छे से यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई पर्सन है जो आईटी डिपार्टमेंट में है, बट वो ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज बहुत अच्छे से करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसको आईटी डिपार्टमेंट में से निकाल के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें डाल देना चाहिए। तो अगर हम ये कर लेंगे, हमने अपनी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज को ही अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, इसलिए हम कहते हैं इसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हमें ये अलाउ करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंडर। हमें राइट काइंड ऑफ पीपल मिलते हैं अगर हम अच्छे से प्लान कर कर चलेंगे। जैसे यहाँ पर ये जो पंजाब पुलिस की अभी वाली नोटिफिकेशन है कांस्टेबल और एसआई के लिए, यहाँ पर हमने देखा इन्होंने 2 टेस्ट रखे हैं। 2 टेस्ट क्यों रखे हैं? पहला टेस्ट तो आपकी जनरल कैपेबिलिटीज को देखने के लिए, और दूसरा टेस्ट आपकी स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटी को देखने के लिए, सो दैट कि उन लोगों को जो डोमेन में एक्चुअल लोग चाहिए, जो राइट पीपल चाहिए, वो उनको मिल पाए। और टाइम लिमिट इन्होंने ऑब्वियसली दी होगी कि इतने टाइम लिमिट के अंदर अंदर ये रिक्रूटमेंट पूरी हो जानी चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि राइट काइंड ऑफ पीपल, राइट नंबर ऑफ पीपल, नंबर हमने देख लिया था कितना नंबर इनको चाहिए, राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे कैसे करना है, वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमको बताती है। रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स एंड इट्स नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज के जो नीड्स है, हमें कितनी जरूरत है ह्यूमन रिसोर्सेज की, और वो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान से कैसे रिलेट करेगी, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से कैसे रिलेट करेगी, वो सब भी हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? उन सब चीजों के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए। ये सारे थे फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड उसकी नीड की। ह्यूमन रिसोर्स की नीड क्या है, क्या जरूरत है ह्यूमन रिसोर्सेज की, और वो क्या क्या काम करती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, वो सब हम देखेंगे इस वाले टॉपिक में। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारे पास अभी वाले प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हम कैसे उनको अच्छे से यूटिलाइज करें। हम कैसे उनको अच्छे से यूटिलाइज करें, इम्बैलेंसेस को अवॉइड करना। जो भी इम्बैलेंसेस है, जैसे मान लो कि आईटी डिपार्टमेंट में बहुत सारे एक्स्ट्रा लोग थे,
उन लोगों की वहां पर जरूरत नहीं थी, मान लो वहां पे सिर्फ 100 लोगों की जरूरत थी, बट ऑर्गेनाइजेशन ने वहां पर 200 या 150 लोगों को बिठाया हुआ है बिना किसी जरूरत के। तो उन लोगों को क्या करेंगे, उन लोगों को वहां से निकाल देंगे और दूसरे डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट कर देंगे। तो इम्बैलेंस जो हो रहा था आईटी डिपार्टमेंट में, वो हमने किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जिस डिपार्टमेंट में उन लोगों की जरूरत थी। फ्यूचर स्किल्स को कैसे हम फोरकास्ट कर सकते हैं, फ्यूचर स्किल्स रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करना और उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंडर होता है। कंट्रोल मेजर्स एस्टैब्लिश करना कि जब भी हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी हम उन ह्यूमन रिसोर्सेज को अपने पास अवेलेबल करा लेंगे या वो हमारे पास अवेलेबल है। ह्यूमन रिसोर्सेज के कॉस्ट एस्पेक्ट का ध्यान रखना, मतलब उनकी सैलरीज, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इन सब चीजों पे जो कॉस्ट आती है उसका भी ध्यान रखना ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंडर ही आता है। डेटा ट्रांसफर ऑफ प्रमोशन का डेटा लेना और उसके ऊपर उसके बेसिस पर डिसीजंस लेना ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंडर ही आता है कि किस पर्सन को कहाँ पर ट्रांसफर किया जाए, किस पर्सन की प्रमोशन की जाए बेस्ड ऑन उसकी स्किल्स एंड अदर थिंग्स। वो चीजें हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंडर ही। तो ये सारा था ऑब्जेक्टिव एंड नीड्स। आगे चलते हैं प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। प्रोसेस जो है वो इसका 8 स्टेप्स में डिवाइड होता है ब्रॉडली। बहुत ज्यादा हम अगर डिटेल में डिस्कस करें तो हम इसका जो प्रोसेस है वो 8 स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, हम ह्यूमन रिसोर्सेज को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उनकी डिमांड है। अब ये डिमांड और सप्लाई कैसे देखते हैं वो भी हम अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और उसके बाद हम देखते हैं कि कितनी हमें डिमांड चाहिए और कितने लोग हमारे पास हैं, कितने हमें पर्सन्स चाहिए और कितने पर्सन्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, उनके बीच का हम एक गैप देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गैप एनालिसिस। ये जो हमने गैप देखा दोनों चीजों के बीच का, इसी को हम कहते हैं गैप एनालिसिस, कि मतलब इतने लोगों की हमको जरूरत है, इतने ह्यूमन रिसोर्सेज हमको चाहिए। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि हम रीडिप्लॉयमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर या शिफ्ट करना, एक डिपार्टमेंट से कर दो या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर कर दो। ये जो ट्रांसफर या शिफ्ट करके देख लो अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी होती है या नहीं होती। अगर पूरी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पूरी नहीं होती तो हम आते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम पर। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का मतलब है कि कैसे हम अपनी एम्प्लॉयज की जो नीड है वो पूरा करेंगे, कैसे हम उसको रिक्रूट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, वो सब प्रोसेस इसमें आ जाता है एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में। और कैसे हम अपने एम्प्लॉयज को इधर से उधर शिफ्ट करेंगे वो सब भी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंडर आता है। उसके बाद होती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जिन लोगों को हमने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया है उन लोगों की भी अलग से ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, और जिन लोगों को हमने नया रिक्रूट किया है उन लोगों की भी अलग से ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंडर वो काम होता है। अब हमने ट्रेनिंग डेवलपमेंट कर ली, हमें लोगों की जितनों की जरूरत थी वो हमें मिल गई, और फिर से हम इसी काम में लग जाएंगे थोड़े टाइम बाद कि क्या हमें और लोगों की जरूरत है, क्या हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने की जरूरत है। अगर है तो फिर से ये पूरा प्रोसेस जो था वो हम फिर से फॉलो करेंगे। ये पूरा था प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब इसके कुछ टॉपिक्स जो कि जैसे डिमांड एंड सप्लाई फोरकास्टिंग था जो थोड़े थोड़े मुश्किल हैं, उन टॉपिक्स को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अब डिमांड फोरकास्टिंग में क्या क्या आता है? डिमांड फोरकास्टिंग में आता है एम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड्स। एम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड्स जैसे कि कौन कौन से चेंजेस हुए हैं और पूरे इन्वायरमेंट में उसकी वजह से क्या एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो उनके अकॉर्डिंग हमको एम्प्लॉयज चाहिए। रिप्लेसमेंट नीड्स, किन लोगों को हमें रिप्लेस करने की जरूरत है, ये प्रॉब्लम अराइज होती है या ये नीड अराइज होती है ड्यू टू रिटायरमेंट या फिर एब्सेंटिज्म की वजह से। एब्सेंटिज्म एज इन, एब्सेंटिज्म का मतलब है कोई एक पर्सन जो बहुत ज्यादा ही एब्सेंट रहता है अपनी जॉब से, तो हम क्या करेंगे, उसको जॉब पे रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो वो जो पर्सन है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किसी और पर्सन से। या फिर प्रोडक्टिविटी में चेंजेस हो गए, पहले हम यूज करते थे लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मतलब पहले हम बहुत सारे लेबर्स को एम्प्लॉय करते थे, उन लोगों से हम अपना काम करवाते थे, बट अब आ गए हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, तो अब हमें उन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए लोग चाहिए। अब हमें काम करने के लिए लोग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए लोग चाहिए। तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी चेंजेस।
एब्सेंटिज्म हमने ऑलरेडी कर लिया। एब्सेंटिज्म का मतलब है कि जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा एब्सेंट रहता है अपनी जॉब से, बहुत टाइम तक वो छुट्टी पर है और बहुत टाइम से अपनी जॉब को वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, उसको हम कहते हैं एब्सेंटिज्म। इसकी वजह से भी हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, मतलब इसकी वजह से भी हमारी डिमांड जो है ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए वो रेज होती है। उसके बाद है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कि हम कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करें। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करते हैं तो हमें ऑब्वियसली बहुत सारे नए नए लोगों की जरूरत पड़ेगी, और उन नए नए लोगों की जरूरत कैसे पूरी होगी? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं सप्लाई फोरकास्टिंग पे। सप्लाई फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड है वो कहाँ कहाँ से पूरी हो सकती है, ये देखना। तो वो जो नीड है वो या तो आप इंटरनली कर सकते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ही पर्सन को आप इधर से उधर शिफ्ट कर दो, किसी और डिपार्टमेंट से अपने डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दो, या फिर एक्सटर्नली आप देख सकते हो कि बाहर से लोगों को रिक्रूट या सिलेक्ट कर लो। अब इंटरनल में या तो आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हो, या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हो। ये दोनों ही चीजें आ जाती हैं इंटरनल सप्लाई में। मतलब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ही लोगों को यूज कर लिया अपनी नई डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। फिर आती है एक्सटर्नल सप्लाई। एक्सटर्नल सप्लाई का मतलब होता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करना बाहर वाले लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम नहीं कर रहे, नए लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करना। वो सब प्रोसेस आता है सप्लाई फोरकास्टिंग में के एक्सटर्नल सप्लाई में। नेक्स्ट आता है गैप एनालिसिस। हमने डिमांड और सप्लाई देख लिया। हमने डिमांड देख ली कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, हमने सप्लाई देख ली कि हमारे पास कितने लोग और आ सकते हैं। अब इसको हम कहते हैं, जब हम इन दोनों को स्टडी कर लेते हैं और इनके बीच में कोई गैप आता है, कोई डिफरेंस आता है, उसको हम बोलते हैं गैप एनालिसिस। डिमांड और सप्लाई के बीच में कैसे कितना गैप है वो आता है गैप एनालिसिस में। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि आपको कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद हम करते हैं रीडिप्लॉयमेंट एंड रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अब एक डिपार्टमेंट में और काम नहीं कर सकता। जैसे कि इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत सिंपल सा। जब कंप्यूटर्स आए थे नए नए, तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कंप्यूटर्स को चलाना नहीं सीख पा रहे थे। अब क्योंकि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही कंप्यूटर बेस्ड हो गई थी, तो वो लोग जो कंप्यूटर को चलाना नहीं सीख पा रहे थे, अब उन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में क्या जरूरत, राइट? तो उन लोगों का क्या किया जाए? उन लोगों को या तो हम किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे जहां पर कंप्यूटर्स की जरूरत नहीं होती, या फिर हम उन लोगों को ये बोल देंगे कि चलो भाई तुम अपना देख लो, हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का जनरल इंग्लिश में मतलब, इंग्लिश का जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि जब कोई भी ऐसी स्टेट जहां पे वो चीज जो भी पर्सन है या जो भी एक्ट है वो और ज्यादा नहीं हो सकती, उसको हम कहते हैं रिडंडेंसी की स्टेज। और जब हम इसको ह्यूमन रिसोर्स के एस्पेक्ट में पढ़ते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, तो हम ये एक ऐसी स्टेज है, हम देखते हैं कि ये एक ऐसी स्टेज है जहां पे एक एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां पे और काम नहीं अवेलेबल है। उसको हम कहते हैं रिडंडेंसी की सिचुएशन। तो रिडंडेंसी की सिचुएशन को इम्प्रूव कैसे किया जाए? इम्प्रूव करेंगे हम उसको किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट करके। एम्प्लॉयज जो वहां पर काम कर रहे थे, जहां पर अब काम अवेलेबल नहीं है, जो भी एम्प्लॉयज उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, उस डिपार्टमेंट से हम उन लोगों को शिफ्ट कर देंगे किसी और डिपार्टमेंट में या फिर किसी और प्लेस पर जहां पर वो काम हो सकता है। अब जब हमने उनको शिफ्ट कर दिया तो बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होंगे कि बोलेंगे कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए ये जॉब, हमें नहीं करना ये काम। तो हम उन लोगों को क्या बोलेंगे? ठीक है फिर मत करो काम, निकल जाओ यहाँ से। हम उन लोगों को यही बोलेंगे। इसी को कहते हैं हम रिडंडेंसी। और रीडिप्लॉयमेंट क्या होता है? जब हमने उन लोगों को कहीं और शिफ्ट कर दिया, किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, तो पहले हम रीडिप्लॉयमेंट कंसीडर करते हैं कि अगर हम उनको कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम उनको शिफ्ट नहीं कर पा रहे या एम्प्लॉयज वहां पर शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं, तो हम उन लोगों को बोल देते हैं कि ये तो रिडंडेंट हो गए हैं, इन लोगों की अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नीड नहीं है। तो पहले हम देखते हैं ये दोनों चीजें जब भी हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी होती है, कि क्या हम ये दोनों चीजों में कोई कुछ बैलेंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जब हमारा ये वाला प्लान हो गया, उसके बाद हम करते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम।
कि कैसे हम इनको शिफ्ट करेंगे। जब हमने ये देख लिया कि हम कितने लोगों को शिफ्ट कर सकते हैं, तो कैसे शिफ्ट करेंगे, कहाँ कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, हम वो देखेंगे, और इनकी शिफ्टिंग का जो प्रोसेस होगा वो इसमें इन्वॉल्व होगा। और अगर हम शिफ्ट नहीं कर सकते तो हमें नए लोग चाहिए होंगे। जब हमें नए लोग चाहिए तो उनका पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है इटसेल्फ, जिसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। जैसे ये आप लोगों का हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। और यही पूरा प्रोसेस होगा नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हमने नए लोगों को रख लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, हमने बहुत सारे लोगों को उनकी एग्जिस्टिंग जॉब से शिफ्ट कर दिया किसी और जॉब में, तो उन लोगों को अब ट्रेनिंग चाहिए, उन लोगों को अब काम सिखाना पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस डिपार्टमेंट का। तो उन लोगों को काम कैसे सिखाएंगे, ट्रेनिंग देकर। उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कराना भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स इफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये पूरा जो हमने अभी तक पढ़ा था वो था पूरा प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब ये जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं। जो फैक्टर्स इसको इम्पैक्ट करते हैं वो आते हैं रिटायरमेंट। जब लोग रिटायर हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, रिटायरमेंट की एज आप लोगों को पता ही है 60 ईयर्स, 57 ईयर्स, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एज भी हो सकती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एज भी हो सकती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है, और अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इम्पैक्ट करते हैं ऐसे ही। जैसे कि फर्स्ट फैक्टर आपका है रिटायरमेंट, दूसरा है ट्रांसफर, तीसरा है स्किल सेट ऑफ एम्प्लॉइज, और चौथा है चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। रिटायरमेंट आप लोगों को पता है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं या फिर कोई भी पर्सन है, उसकी एक एज लिमिट पूरी हो जाती है और वो अपने काम को छोड़कर कहीं और चला जाता है, कहीं और तो नहीं बोलेंगे हम उसको, बेसिकली रिटायर हो जाता है, उसको हम कहते हैं रिटायरमेंट। ट्रांसफर्स क्या होते हैं, ट्रांसफर्स होते हैं कोई भी ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम एक पर्सन को कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, किसी और डिपार्टमेंट में या फिर कहीं और किसी प्लेस पे। और तीसरा होता है स्किल सेट ऑफ एम्प्लॉइज, कि हमारे और एम्प्लॉइज जो हैं उनके पास क्या क्या स्किल सेट है, उनके पास क्या क्या टैलेंट है, वो चीजें भी इम्पैक्ट करती हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। जैसे कि हमने एक थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था कि आईटी वाले पर्सन के पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत अच्छा टैलेंट था, तो हम उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले डोमेन में शिफ्ट कर देंगे। तो अब जब हमने उसको शिफ्ट कर दिया तो आईटी वाला जो डोमेन था वो खाली हो गया, और अब हमें आईटी वाले डोमेन में कोई पर्सन चाहिए होगा। तो ये जो स्किल सेट ऑफ एम्प्लॉइज है, ये भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट आता है चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, जैसे सॉफ्टवेयर आए थे तो हमें उन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए लोग चाहिए, और भी ऐसी ऐसी बहुत सारी चेंजेस होते रहते हैं एनवायरनमेंट में, जैसे पॉलिटिकल चेंजेस हो गए, और बहुत सारे ऐसे ऐसे चेंजेस हैं जो होते हैं। तो हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे उसका इम्पैक्ट देखना पड़ता है कि क्या इम्पैक्ट आएगा और हम उस इम्पैक्ट को कैसे ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कितने टाइप की होती है। आप लोगों ने बहुत सारी नोटिफिकेशंस देखी होंगी रिक्रूटमेंट की, जहां पर ये लिखा होता है कुछ नोटिफिकेशन में कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 साल तक चलेगा, 2 साल तक चलेगा। बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, ये कॉन्ट्रैक्ट को के पूरा होने के बाद फिर आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसको रिव्यू किया जाएगा कि आपको परमानेंट रखना है या नहीं रखना है। और दूसरा होता है जहाँ पे आपको पहले से ही परमानेंट जॉब मिल जाती है। तो ये जो नॉन परमानेंट वाली होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है, उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। और जहाँ पे आपको परमानेंट जॉब मिलती है उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर। हम लोगों ने सारा का सारा कुछ पढ़ लिया है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर। अभी मैं चाहूंगी कि आप लोग खुद ट्राई करो कि बेनिफिट्स क्या होंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के एक बार, और अगर समझ ना आए तो आप इन सारे पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हो एक बार। मैं एक बार बस रिकैप दे देती हूँ पूरी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, कि हमने क्या क्या किया था। हमने 4 एस्पेक्ट्स देखे थे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के, और 4 एस्पेक्ट्स को हमने समझा था आपकी कांस्टेबल और एसआई की नोटिफिकेशन के थ्रू। हमने उन 4 एस्पेक्ट्स को पढ़ने के बाद पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स का प्रोसेस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी नीड्स और फीचर्स हमने पढ़े थे। और उन सारे फीचर्स से ये निकल के आ रहा था कि
जो भी हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड है, जो भी हमें ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उन नीड को उस नीड को हम कैसे पूरा करें, कैसे कैसे हम उन ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर आए, वो सब हमने पढ़ा था ये सारे टॉपिक्स में। अब उसमें मेनली आया था कि हम या तो इंटरनली उसको कर सकते हैं या एक्सटर्नली उसको कर सकते हैं, और कैसे हम इन्वायरमेंट चेंजेस के अकॉर्डिंग उस पूरी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स में आप देखोगे यही सारी चीजें आती हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड, फ्यूचर नीड्स क्या है वो डिटरमाइन करवाता है हमसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उनको कैसे कोप अप करना है, कैसे उनको बेसिकली मीट करना है, वो सब चीजें भी आती हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। कैसे सूटेबल पर्सन को रिक्रूट करना है और कैसे उनको सिलेक्ट करना है, वो सब प्रोसेस भी इसी में ही आता है। सरप्लस ह्यूमन शॉर्टेज, सरप्लस मतलब कभी कभी होता है बहुत ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जितने लोगों की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा हमने एम्प्लॉय करनी है, तो वो चीजें भी नहीं होने देनी और शॉर्टेज भी नहीं होने देनी। ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट करनी है। अब यहाँ पर बात सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की नहीं आती है कि ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होनी है, डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज की भी होनी चाहिए, जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों की भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। राइट, अब उन लोगों की डेवलपमेंट कैसे होगी, उन लोगों की डेवलप कैसे हम एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट करेंगे, वो सब चीजें आती हैं हमारी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कैंपेन्स में। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हम कर सकते हैं, वो भी इसी का ही पार्ट आता है। The last topic in human resource planning is the problems. प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हुए। प्रॉब्लम ये आती है कि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव्स पे ध्यान देते हैं कि हमें अभी इस प्रोग्राम के लिए या इस पर्टिकुलर टास्क के लिए कुछ लोगों की जरूरत है, उन लोगों को रिक्रूट कर लो। बट हम लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स पे, लॉन्ग टर्म गोल्स पे ध्यान नहीं देते हैं कभी कभार। और फिर है लैकिंग ऑफ नेसेसरी टूल्स एंड रिसोर्सेज। हम कितना, क्योंकि हमने बात की थी फोरकास्टिंग करने की, तो फोरकास्टिंग को करना है तो आप कैसे करोगे। फोरकास्टिंग को करने के लिए बहुत सारे टूल्स और रिसोर्सेज चाहिए, तो वो टूल्स और रिसोर्सेज कभी कभार हमें नहीं मिल पाते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। मिनिमल और नो सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है कई बार, या फिर करती है तो बहुत कम सपोर्ट करती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। डिसीजंस लेना एम्प्लॉय डेटा के बिना, ये भी एक प्रॉब्लम है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। और टैलेंट और गैप्स को अच्छे से आइडेंटिफाई ना करना, और अगर हमने उस गैप को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं किया तो हमारा जो पूरा ह्यूमन रिसोर्स का प्रोसेस है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं लैक कर जाएगा। अब इन प्रॉब्लम्स को रिकवर कैसे किया जाए, इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जाए। चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करेंगे, आप लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ, लॉन्ग टर्म गोल्स सोचो, और उन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करो। अपने टास्क को रिकॉग्नाइज कर लो कि क्या क्या आप किस किस जॉब्स के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है,
और जो भी आपके पास टैलेंट आएगा, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज आएंगे, उनको स्ट्रैटेजिकली मैनेज करो। आप टेक्नोलॉजी का यूज करो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स का यूज करो और बाकी टूल्स का यूज करो। और उन सॉफ्टवेयर्स को कैसे आप यूज करोगे? स्टैटिस्टिक्स को यूज करके बहुत सारे डेटा को एनालाइज करो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, और ये स्टैटिस्टिक्स को यूज करके आप डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस बनाओ, मतलब फोरकास्टिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को आप इन तरीकों से ओवरकम कर सकते हो। ये सारा प्रोसेस था, ये सारा पूरा टॉपिक था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। एंड टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू योर वर्क वेरी हार्डली, वेरी स्मार्टली। टिल देन, टेक केयर, बाय, थैंक यू।